हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका जय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार को आज देखा गया। 43 मंत्रियों ने शपथ ली तो 13 बड़े नए चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में हरियाणा के कोटे में कटौती हुई है। रतनलाल कटारिया की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई। अब हरियाणा से सिर्फ 2 केंद्रीय राज्य मंत्री बच गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में 2022 विधानसभा चुनाव की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया उसमें यूपी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई, ऐसा जानकार बता रहे। उत्तर प्रदेश के 7 सांसदों को नए मंत्रिमंडल में जगह दी गई। इनमें 6 लोकसभा के सदस्य हैं तो वहीं 1 राज्यसभा के भी सदस्य शामिल हैं। मोदी कैबिनेट के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार काफी गहमा गहमी रही। दिन भर एक के बाद एक धड़ाधड़ इस्तीफे आते चले गए और 11 इस्तीफे एक साथ जब मंजूर किए गए उसके बाद 2 और बड़े नाम प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद का, इन्होंने भी इस्तीफा दिया। कुल मिलाकर 13 इस्तीफे आ चुके हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिला दी गई है। 43 नए चेहरे, 10 बड़े नाम, 33 नए चेहरे। डॉक्टर हर्षवर्धन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। रमेश पोखरियाल निशंक को भी आउट कर दिया गया। संतोष गंगवार का भी इस्तीफा मांग लिया गया। देबश्री चौधरी ने भी इस्तीफा दिया। संजय धोत्रे को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। कहा गया कि जो वर्क प्रोफाइल थी बाबुल सुप्रियो के लिए भी वो ठीक नहीं थी। राव साहेब दानवे पाटिल को बाहर का रास्ता दिखाया गया। सदानंद गौड़ा को भी आउट कर दिया गया। रतनलाल कटारिया को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन का भी इस्तीफा लिया गया है। और अब नए चेहरे देखिए आप। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से सांसद हैं ए नारायण स्वामी, पहली बार सांसद बने हैं और काफी अहम जिम्मेदारी भी इनको अब मिल गई है कैबिनेट विस्तार में। ए नारायण स्वामी के अलावा 42 और नाम हैं। अन्नपूर्णा देवी झारखंड के कोडरमा से सांसद हैं, मोदी की नई टीम में शुमार हो गई हैं। झारखंड के कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी सांसद हैं, 4 बार विधायक भी रह चुकी हैं। अगला नाम अजय भट्ट का, उधम सिंह नगर से सांसद हैं। उत्तराखंड के कद्दावर नेता हैं अजय भट्ट। उधम सिंह नगर से सांसद हैं, अब मोदी की नई टीम का हिस्सा है। उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं में इनका नाम आता है। अश्विनी वैष्णव IAS अधिकारी रह चुके हैं। अमेरिका से इन्होंने MBA किया है। IIT कानपुर से M.Tech पास आउट हैं। 2004 में वाजपेयी के निजी सचिव भी रहे हैं अश्विनी वैष्णव, बड़ा नाम। IAS अधिकारी रह चुके हैं। काफी प्रोफेशनल, एजुकेटेड युवा चेहरों को जगह दे दी गई है। अश्विनी वैष्णव के अलावा इस लिस्ट में कुल मिलाकर 43 नाम। राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद है, तीसरी बार राज्यसभा के सांसद हैं ये। राजीव चंद्रशेखर, मोदी की नई टीम में इनका नाम शामिल। तीसरी बार राज्यसभा के सांसद है, कर्नाटक से ये राज्यसभा के सांसद हैं। भानु प्रताप सिंह वर्मा उत्तर प्रदेश के जालौन से सांसद हैं। मोदी कैबिनेट की नई टीम पर आइए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और पैनल के पास चलते हैं। योगेश कौशिक है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, बहुत स्वागत है। विजेंद्र नेहरा प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है नेहरा साहब। बालमुकुंद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, शर्मा जी आपका भी स्वागत है। सुखबीर तंवर है प्रवक्ता इनेलो। तंवर साहब बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। जी धन्यवाद। एक एक करके आऊंगी। शुरुआत कौशिक साहब आपसे।
आज दिन भर क्या गहमा गहमी रही। 43 नए सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ भी ली है। कैबिनेट का विस्तार भी हुआ, लेकिन विस्तार से ज्यादा चर्चा में फेरबदल की कहानी भी रही। एक के बाद एक जिस तरह से इस्तीफे हुए, रतनलाल कटारिया का भी इस्तीफा मांगा गया और उन्होंने इस्तीफा दिया भी। इस पर थोड़ा सा, क्योंकि हम नाम सुन रहे थे कि सुनीता दुग्गल को जगह मिल सकती है, लेकिन रतनलाल कटारिया का इस्तीफा लिया गया, लेकिन और कोई नया नाम हरियाणा से गया नहीं, तो हरियाणा के कोटे में ये एक मंत्री पद कम हो गया। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है हरियाणा के बारे में सुनीता दुग्गल जी का नाम आज से नहीं है। सुनीता दुग्गल जी शायद पहले भी इंक्लूड की जा सकती थी, जब पहले वो जीत के आई हैं, तो उस टाइम पे भी इंक्लूड किया जा सकता था। नाम आज भी नहीं था। हाँ, नहीं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी हैं और एक IRS रही हैं वो, तो मतलब उनके पढ़ाई लिखाई में और उनकी काबिलियत में कोई शक नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से बीजेपी ने उन्होंने इंक्लूड भी किया था अपनी टीम में। मतलब पहले MLA के लिए वो बेशक हार गई थी, लेकिन फिर MP का टिकट दिया। मतलब MLA हारे हुए को MP देना, इसका मतलब ये है कि आप उन पे विश्वास करते हैं। तो करिश्माई जीत भी मिली। हाँ, और उनको फिर जीत मिल गई है। तो मैं पिछली बार भी ये मान के चल रहा था, क्योंकि रतनलाल कटारिया जी आउटडेटेड से लगते हैं मुझे, तो मैं तो सीधी सी बात करता हूँ। उनके बयान भी ऐसे ही होते हैं। नहीं, देखो, बीजेपी में बहुत अच्छे नए जो युवा जब आ रहे हैं कुछ, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने खुद ही ये बातें कह रखी थी, मोदी जी ने खुद कहा था कि 65 के बाद जो है वो रिटायरमेंट दे देंगे, और ये ऐसी बातें इनिशियली कही गई थी। तो मैं मान के चलता था कि रतनलाल कटारिया जी इनकी टीम में फिट नहीं बैठते हैं। और कोई उनका वैसे भी हरियाणा के अंदर भी बस वो बीजेपी की हवा होती है तो जीत जाते हैं, वरना वो अपना इतना दम उनमें नहीं है कि बिना एंटी वेव में भी वो जीत जाएं। तो मैं उनको नहीं मानता था। हाँ, हरियाणा के अंदर मैं एक उम्मीद और कर रहा था अभी, जो कि मैं मेरे कान में भी चल रही थी कहीं से इधर उधर से, वो थी वीरेंद्र सिंह जी के लड़के की। वो भी IAS हैं, ठीक है, विजेंद्र जी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, विजेंद्र जी की, वो भी IAS हैं, ठीक है, और वो भी पढ़े लिखे हैं, तो उनमें भी काबिलियत है। तो मैं उनको भी मान के, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि शायद उनको इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन उनको भी नहीं किया गया और सुनीता दुग्गल जी को भी नहीं किया गया। तो मैं सिंपली एक छोटी सी बात मान के चलता हूं, क्योंकि राजनीतिक तौर पे उनको आज के दिन हरियाणा से कोई ऐसा फायदा नजर नहीं आ रहा होगा। तो जो ज्यादातर अगर हम देखते हैं, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, मैं इसमें बुरा भी नहीं मानता हूं, अगले चुनाव को दिमाग में रखते हुए बुराई की बात नहीं है, लेकिन हरियाणा के लिहाज से ये फैसला आपको कैसा लगा? हरियाणा के लिहाज से अच्छी बात नहीं है। मैं तो अच्छी बात नहीं रही ना। हाँ, नहीं रही, हमारा कोटा कट गया, हमारा कोटा कम हो गया, कट गया है, ठीक है ना। तो वो अच्छी बात नहीं रही हमारे हरियाणा के हिसाब से। लेकिन अगर इंक्लूड होते तो मुझे खुशी होती, और सुनीता दुग्गल जी होती, क्योंकि फिर वही आती है, कास्ट कॉम्बिनेशन भी ध्यान रखना पड़ता है, तो वो सुनीता दुग्गल जी उसमें फिट होती थी, और काबिल हैं, समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो मुझे अच्छा लगता। पर वो नहीं हुई, तो मतलब चलो ठीक है, अब ये इनका इंटरनल मैटर है। पर इसमें क्या है कि इनको अपना चुनावी तालमेल भी बिठाना था। 5 स्टेट में भी चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा में जरूरी नहीं लगा, हरियाणा में जरूरी नहीं लगा। और हरियाणा में थोड़ा सा आज के दिन माहौल भी ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा लगे कि सुनीता जी को इंक्लूड करके उनको एकदम कोई फायदा हो जाए। उस फायदे की वजह से मैं विजेंद्र जी को मान के चल रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो आंदोलन है उसमें जाट ज्यादा है, तो शायद उनको वो सेटिस्फाई कर पाएंगे या खुश कर पाएंगे, तो वो शायद उनको लाभ मिलता अगर वो इंक्लूड करते तो। ऐसा मेरा मानना है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का भी नाम, ठीक है। विजेंद्र जी, नेहरा साहब। जी मैडम जी, बताएं। जी अनामिका जी, बताएं। क्या लगता है आपको, आज जो हुआ, कटारिया साहब का इस्तीफा हो गया, हालांकि 43 नए नाम आए, लेकिन लग रहा था कि कहीं से सुनीता दुग्गल का नाम आ जाएगा। बहुत पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर भी थी, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो हरियाणा का एक मंत्री पद का कोटा कम हो गया, वहां पर कोई नया नाम था ही नहीं हरियाणा से। अनामिका जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक, बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। अनामिका जी, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है, इसमें मोदी जी ने युवाओं को, उनकी योग्यता को और कहीं ना कहीं काबिलियत के तौर पर जो देखा है, और उसी अनुसार सबको मौका दिया है। इसमें जो 43 मंत्रियों ने शपथ ली है, उसमें 7 महिलाओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसके साथ साथ 15 कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्री ने जो शपथ ली है, इसमें सबको, युवाओं को ज्यादातर मौका दिया गया है। और अनामिका जी, देखिए, आपने जिस तरह से रतनलाल कटारिया जी की जो बात की, रतनलाल कटारिया जी बहुत वरिष्ठ और सम्मानित नेता है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के।
और क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन ने ये महसूस किया होगा कि उनको अब संगठन का काम देखना चाहिए, क्योंकि अनामिका जी जिस तरह से आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनको हटाया, उनको लिया, भारतीय जनता पार्टी में जहां तक मैं समझता हूं, भारतीय जनता पार्टी में संस्कार, हमारा जो सिस्टम है काम करने का, जो हमारा संगठनात्मक ढांचा है, वो ये है कि कोई व्यक्ति संगठन से सरकार में जाता है और कोई व्यक्ति सरकार से संगठन में आता है। ये क्रम चलता रहता है, कभी सरकार में है, कभी संगठन में है। हमारा संगठन भी बहुत मजबूत है। सर, अगर ऐसा है, ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, इससे पार्टी को मजबूती मिलती है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिन भर जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता, नेता या मीडिया प्रभारी जुड़े, दिन भर, अभी आपके जुड़ने से ठीक पहले तक, 1 मिनट पहले तक, उन्होंने यही कहा कि वर्क प्रोफाइल देखी गई और जिन जिन के काम में खामियां पाई गई, जिन जिन को देखा गया कि वो अपने काम में निपुण या उतना उत्तम काम वो नहीं दिखा सके हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ये बहुत जरूरी था। देखिए अनामिका जी, जब किसने क्या कहा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितनी मेरी समझ है और जितना मेरी पार्टी को मैं जानता हूं, मुझे लगता है संगठन और सरकार का जो एक समन्वय बना के ये पार्टी चलती है। किसी को संगठन में काम करना होता है, किसी को सरकार में काम करना होता है। मुझे लगता है इस चीज को ज्यादा प्राथमिकता हमारी सरकार देती है। और जहां तक आपने हरियाणा प्रदेश की बात की, तो मैं बताना चाहूंगा, भूपेंद्र यादव जी को जो जिम्मेदारी मिली है मंत्री के तौर पे, हरियाणा प्रदेश की माटी में उन्होंने जन्म लिया है। वो गुड़गांव के जमालपुर गांव के मूल रूप से रहने वाले हैं और हरियाणा के लिए बेहद खुशी की बात है। दूसरा, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अन्नपूर्णा देवी जी हमारे हरियाणा प्रदेश की सह प्रभारी हैं, उनको भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। तो ये 2 खुशी के मौके हरियाणा प्रदेश के लिए हैं। और भूपेंद्र यादव जी का बचपन और पूरी जवानी हरियाणा प्रदेश के अंदर बीती है, वो अलग विषय है कि अब उनको हरियाणा, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं। तो उनको राजस्थान और अभी बंगाल में भी चुनाव हुआ था, पीछे यूपी में चुनाव हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के नाते उनकी जिम्मेदारी वहां पर लगाई थी। लेकिन आज गुड़गांव में जिस तरह से मैं उनके घर की अभी खबरें देख रहा था, और पूरे गुड़गांव और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से खुशी का माहौल है, और क्योंकि हरियाणा प्रदेश से वो आते हैं, तो हम लोग, आप लोग, कोई भी अगर जाएंगे तो मुझे लगता है अपनी माटी, अपना जो घर है, अपना जो गांव है, अपना जो प्रदेश है, उसके लिए कहीं ना कहीं व्यक्ति का झुकाव और लगाव रहता ही है। वो हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास और डेवलपमेंट के जो काम है, उनको ज्यादा अधिक मात्रा में तवज्जो देके कराएंगे, हमें ऐसा विश्वास है। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि कटारिया साहब के इस्तीफे के बाद हरियाणा से किसी सांसद का नाम नए मंत्रिमंडल में या कैबिनेट विस्तार में नहीं जाने पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इस्तीफा हो गया तो कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि इसका कोई फर्क नहीं है, बल्कि हरियाणा प्रदेश के लिए 2 खुशी के मौके हैं। एक हमारी सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी जी के रूप में और एक भूपेंद्र यादव जी के रूप में। और जहां तक कटारिया जी का विषय है, कटारिया जी संगठन के निपुण व्यक्ति हैं, भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वो संगठन का काम अधिक ऊर्जा के साथ में करते हैं। मुझे लगता है संगठन उनका उपयोग करेगा और वो संगठन को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ मिलकर के रतनलाल कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के वो जब संगठन करेगा तब देख लेंगे। अभी तो इस्तीफा ही लिया गया है सर, अभी तो इस्तीफा ही लिया गया। और जो 2 नाम आप गिना रहे हैं, अच्छी बात है, ये मतलब सराहनीय है, लेकिन यहाँ के सांसद को नहीं दिया गया। तो ये आखिर में चाहे आप जो भी कहें, वो बात यही आ जाती है कि एक कोटा तो कम हो गया। सुखबीर तंवर साहब, कैबिनेट विस्तार देखिए आपने और हरियाणा के लिहाज से भी चीजें आपके सामने हैं, क्या कहेंगे? इनेलो की प्रतिक्रिया। अनामिका जी, जिस प्रकार से समस्त देश ने केंद्रीय मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार देखा है, इसमें जिस प्रकार से मंत्री बनाए गए हैं और जिस प्रकार से इस्तीफे हुए हैं, अपने आप में ये विफलता प्रत्यक्ष उदाहरण। आज हालात भारतीय जनता पार्टी की ये होगी, मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दबा। आज जिस प्रकार से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता रतनलाल कटारिया जी को हटाया गया है, उससे हरियाणा प्रदेश की जनता और समस्त राष्ट्र के अनुसूचित जाति का जो समाज है, उनके साथ अन्याय माननीय मोदी जी ने करने का काम किया। तो इनेलो कटारिया साहब का लोहा तो मानती है। नहीं, अनामिका जी, मेरी बात पूरी होने दी। इसके अलावा जिस प्रकार से चुनावी राज्यों में मंत्रालय की रेवड़ियां बांटी गई हैं, आप अब खुद भी बता रहे थे, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे आपके दूसरे चुनावी राज्यों की बात हो, उत्तर प्रदेश में हर जगह से एक मंत्री बनाया है। काबिलियत का तो कोई विषय है ही नहीं। ये तो सिर्फ प्रदेश की जनता चुनावी राज्यों को, चुनावी राज्यों की रेवड़ियों पे आऊंगी सर, नोट करते रहिएगा आप नेहरा साहब। हाँ बोलिए आप तंवर साहब बोलिए। हाँ, तो इसके अलावा इनका पहले ये था कि हम मिनिमम लोग और मैक्सिमम गवर्नेंस, इस तरह की इनकी बात थी। वो निम्न संख्या और अधिकतम कुशलता के लिए गई। आज कोरोना काल में जिस प्रकार से
विफलताएं रही और कर्मचारियों का डीए तक 1.5 साल में इन्होंने काट दिया और आज जिस प्रकार से मंत्रिमंडल की संख्या बढ़ाई गई उससे अपने आप में प्रमाणित हो जाता है कि मोदी सरकार अब विफलता के दौर में पहुंच चुकी है और ये सबको खुश करने का जो प्रयास कर रहे हैं और भारत की जो अर्थव्यवस्था को उसको बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बालमुकुंद शर्मा जी भी हमारे साथ। बालमुकुंद शर्मा जी, इस नए कैबिनेट विस्तार को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत होमवर्क के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामों का चयन किया, अब तो शपथ ग्रहण भी हो गया है। बहुत दूर तक की राजनीति देख रही है क्या इसमें कांग्रेस? जी, एक तो मेरा पहले एतराज है वो मैं सुन लीजिए आप। मुख्य विपक्षी दल आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है और 31 हमारे विधायक हैं और आप प्रतिक्रिया ले रहे हैं उन लोगों की। ऐसे तो सर सरकार में बैठे हैं नेहरा साहब, मैंने कौशिक साहब से पहले प्रतिक्रिया ले ली। सर ऐसे तो विजेंद्र नेहरा तो फोन काट के चले गए होते हैं कि सरकार में हम है, आपने ये क्या बात हो गई सर? ऐसी क्या बात हो गई? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संचालन मेरे हाथ में रहने दीजिए शर्मा जी, यही बात होती है मुख्य विपक्षी। संचालन मेरे हाथ में रहने दीजिए, मुद्दे पे आइए। या आज कुछ है ही नहीं कांग्रेस के पास कहने को? नहीं, आप तो कुछ भी करो फिर आप मुझे हमें कुछ भी बोलने वाले है ही नहीं सर, कुछ भी बोलने वाले है ही नहीं। लेकिन मैं आपके हिसाब से डेस्टिनी डिसाइड करूंगी कि मुझे कब किसके पास जाना है। बालमुकुंद जी नहीं, कल भी नहीं, मैं डिसाइड तो मैं बताऊंगा ना, डिसाइड तो मैं बताऊंगा। आप क्यों बताएंगे? आप क्यों बताएंगे? कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर मेरा डिबेट है ये। आप क्यों बताएंगे मुझे डिसाइड किस करना है? आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अभी भी। सुनिए, मैं आपका मेहमान हूँ। बिल्कुल, आप बात सुनिए ध्यान से। बिल्कुल, मैं आपका मेहमान हूँ। जो मेरा मेहमान है, बिल्कुल आप मेहमान है, संचालन मैं ही करूंगी। नहीं तो फिर ऐतराज नहीं जता सकते क्या हम? ऐतराज जताइए, लेकिन ऐसी बातें सर, ये बचकानी बातें आप कर रहे हैं कि हम मुख्य विपक्षी दल है तो हमें पहले बोलने का आप मौका दीजिए। मेरा जी, आप तो नाराज नहीं हो गए ना कि आप लोग सरकार में है तो मैंने आपको दूसरा सवाल पूछ लिया। ये मेरा ऐतराज है। हाँ, आप मेरी बात सुनिए। कल आपने एक ऐसे व्यक्ति को आपका ऐतराज बचकाना है जो सर, कांग्रेस का प्रवक्ता ही नहीं है और आपने कल बोलने का मौका देते हैं। नहीं, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? कौन कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है? एक सेकंड सर, कौन कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है? कल कांग्रेस के 2 प्रवक्ता बिठाए आपने, जिसमें से जो मिस्टर खटाना साहब हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं थे और आपने उनको कांग्रेस का प्रवक्ता दिखाया कल। अच्छा सर, आपके दफ्तर में पहुंच जाने के बाद जिसे आप भेजा जाता है ना सर, उसे ही हम दिखाते हैं। मुझे लगता है आज कैबिनेट विस्तार पर आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। शिकायतों का आप अजब पिटारा लेकर बैठ गए। कमाल बात कर रहे हैं सर, आप सुनिए, कमाल बात कर रहे हैं सर। आप सुनिए, वो हम आपको लीगल नोटिस भेजेंगे, कोई बात नहीं। आप बात करिए, आप अभी बात करिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप अपने दफ्तर में कंप्लेन करें ना, आप अपने दफ्तर में कंप्लेन करें कि जो आपके प्रवक्ता नहीं है वो कैसे होने आ जा रहे हैं। ये तो आपको देखना है ना सर। दफ्तर में अपना काम आप देख नहीं रहे, संचालन मुझे सिखा रहे हैं। नेहरा साहब कुछ कह रहे हैं, ठीक है सर, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। बालमुकुंद जी कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने गंभीर मसले पर बात कर रहे हैं। आज आपने माफी मांगी, आज आपने माफी मांगी और हम आपको लीगल नोटिस भी देंगे। हाँ, भी किसने मांगी सर? किस बात के लिए माफी मांगी? इनकी सर, ये लीगल नोटिस की धमकी आप किसको दे रहे हैं? कमाल बात कर रहे हैं आप पता कर लीजिए। आप डरा रहे हैं मुझे क्या? आप मुझे ऑन एयर डरा रहे हैं क्या? ये कांग्रेस की शैली है? किसको बुला रहे हो सर? आप मुझे ऑन एयर डरा रहे हैं, ये कांग्रेस की शैली है क्या? किसको बुला रहे हो? ये कांग्रेस की शैली है क्या? आप डरा रहे हैं। बालमुकुंद जी, बालमुकुंद जी, आप मेहमान और भी गणमान्य लोग बैठे हैं। मेहमान नवाजी के नाम पर आप मुझे डराएंगे क्या? आप मुझे लीगल नोटिस की धमकी दे रहे हैं क्या? क्या ये कांग्रेस की शैली है? वो देखेंगे बाद में मैं पलटने नहीं दूंगी। क्या ये कांग्रेस की शैली है? जो व्यक्ति हमारा प्रवक्ता नहीं है, क्या ये कांग्रेस की शैली है? आप अपने दफ्तर में कंप्लेन करें ना सर उसके लिए। बालमुकुंद जी, संचालन सिखा रहे हैं आप मुझे। आप अपने दफ्तर में कंप्लेन कीजिए, पहले वहां चीजें दुरुस्त कीजिए। मैं दफ्तर में ही था, आपके व्यक्तियों ने आप भेजिए सर लीगल नोटिस। किसे डरा रहे हैं आप? नहीं है, आप किसे डरा रहे हैं? भेजिए लीगल नोटिस। बालमुकुंद जी, बालमुकुंद जी, बालमुकुंद जी, बालमुकुंद जी, बालमुकुंद जी, बालमुकुंद जी, मैं जितना जानता हूँ सिस्टम एक ये है, शायद ये सिस्टम है कि जो चैनल है वो फोन करता है आपके दफ्तर में, आपके मीन्स
कांग्रेस के दफ्तर में भी, बीजेपी के दफ्तर में भी, इनेलो के दफ्तर में भी। और फिर जो वो नाम अपना रिप्रेजेंटेटिव जो भी देते हैं उनको ये फोन पे लेते हैं या उनको बिठाते हैं। हमने राय सिंह को, मेरी बात सुनिए, अब सुखबीर जी मेरी बात सुनिए, हमने राय सिंह, मैं सुखबीर नहीं बोल रहा सर, मैं योगेश कौशिक बोल रहा हूँ। सुनिए, आप जो है ना इस बहस को अपने घर तक रखिए। अब अभी हम डिबेट में जो बैठे हैं, हम उस डिबेट पे आ जाते हैं, ये बात बाद में कर लेना। कर लेंगे। नेहरा साहब बोलिए। डिबेट पे आ जाते हैं। डिबेट में ये है जो बीजेपी ने आज नियुक्तियां मंत्रिमंडल की हुई है, मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति हुई है, ठीक है सर, अब दूसरे राउंड में आऊंगी आपके पास। बाल मुकुंद जी, आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया बिना बात की बात पे। आपका टाइम खत्म हो गया, दूसरे राउंड में आऊंगी, तब आप बात रखिएगा। कोई बात नहीं, चुनाव है वहाँ पर इन्होंने मंत्रिमंडल में गठन कर दिया। उत्तर प्रदेश के 7 विधायक कर्नाटक से किए, चुनावी समीकरण है, कोई बात नहीं। अनामिका जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि डिबेट किस तरह से करानी है, किस तरह से नहीं करानी है, किसको कब मौका देना, मुझे लगता है ये आपको तय करना है। बिल्कुल मैं तय करती हूँ, मैं किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप नाराज हो गए क्या? आप सरकार में तो आपसे पहले पूछना चाहिए था। अनामिका जी, मैं मानता हूं कि आपका चैनल और आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और जहां तक मेरे साथी प्रवक्ता थे, उनको इस चीज का बहुत अभिमान है कि हम विपक्ष की पार्टी है, तो मुझे मौका मिलना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ भगवान उनके अभिमान को बनाए रखे। वो जीवन जगह नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो। अनामिका जी, मैं उनको ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन भर विपक्ष में ही रहे और ये अभिमान उनका बना रहे। दूसरा मैं बताना दीजिए, मुख्य लगा दीजिए सर। नेहरा साहब मुख्य विपक्षी कहिए। ठीक है, चलिए आ जाइए सर, वापस आइए। हम नई टीम पर बात कर रहे हैं, नई टीम क्या नया करेगी उस पर बात कर रहे हैं। दूसरा अनामिका जी मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, मुख्य विपक्षी दल को बढ़ के रहेंगे। अब दूसरा जो विषय है अनामिका जी, मेरे जो साथी ने, इनेलो के साथी प्रवक्ता ने जिस तरह से बातचीत की थी, देखिए वैसे तो भारतीय जनता पार्टी, अनामिका जी, हम लोग देश पहले की भावना को रखते हैं, हम लोग योग्यता में विश्वास रखते हैं, हम जाति पाति में भेद नहीं रखते। और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो मंत्र भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर हम चलने वाली पार्टी है। लेकिन जिस तरह से दलितों का जिक्र उन्होंने छेड़ा, मेरे मुंह में उंगली देके वो बुलवा रहे हैं, हाँ इनको ध्यान होना चाहिए, थोड़ा अध्ययन करके आना चाहिए था। मेरे साथी को बड़ा कैजुअल लेते हैं डिबेट को। देश जब से आजाद हुआ है उसके बाद में ये पहली मोदी कैबिनेट है जिसमें सर्वाधिक दलित चेहरों को मौका दिया है इस सरकार ने। 20 से अधिक मंत्री बने हैं महानुभाव इस सरकार में, मोदी कैबिनेट में दलित समाज से। थोड़ा अध्ययन तो करके आते। और इस भारतीय जनता पार्टी ने देश का जो सर्वोच्च स्थान है, प्रधानमंत्री से भी बड़ा जो स्थान है, माननीय महामहिम जो राष्ट्रपति महोदय का जो स्थान है, उसमें रामनाथ कोविंद जी जिस समाज से आते हैं, आपको पता है वो दलित समाज से आते हैं। हालांकि राष्ट्रपति की कोई अपनी एक संवैधानिक मर्यादा है, लेकिन आप जब पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा उसको हमने सम्मान दिया है। और मैं फिर बताना चाहूंगा, ये हमने जाति के आधार पर कतई नहीं किया, ये हमने योग्यता के आधार पर किया है, निष्पक्षता के साथ में किया है। जो जिस काम में दक्ष है, जिस काम में निपुण है, उसकी योग्यता के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको मौका दिया है। और ऐसे भी लोग हैं इस मंत्रिमंडल में जो लो प्रोफाइल के हैं अनामिका जी, जिनको देश के अंदर कोई पहचान, कोई नाम बड़ा उनका नहीं है, कोई परिवार का बैकग्राउंड बड़ा नहीं है, कोई सोने का चम्मच पैदा लेके नहीं हुए, कोई विशेष परिवार से नहीं आते। इस तरह के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मौका दिया है। और मैं बताना चाहूंगा आपको, कांग्रेस पार्टी के अंदर जब लोगों को मौका नहीं मिलता था, युवाओं को मौका नहीं मिलता था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे जो युवा लोग अपने आप को अपेक्षित महसूस करते थे, उनको भी हमारी पार्टी ने मौका देने का काम किया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे वरिष्ठ लोग जो जीवन उन्होंने कांग्रेस पार्टी में निकाल दिया, मंत्री नहीं बनाया था, हमारी पार्टी ने पहली टर्म के अंदर उनको मंत्री बना के रखा था। इसके साथ साथ कौशिक साहब, ये मेरे ख्याल से ना तंवर साहब ने ये बात छेड़ के ना एक इनके पॉजिटिव पॉइंट पे को जो है बोलने का मौका दे दिया है। ये सच है, आज के दिन मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ 100/100 कि आज के दिन जो है ओबीसी और SC ST को वेटेज दिया गया है, लेकिन उसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन है जो मैं एनालाइज करता हूं। और वो रीजन ये है कि ऐसा माना जा रहा है या ऐसा फैलाया जा रहा है या ऐसा सच है कि यूपी के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें इनके साथ जो है ओबीसी और SC ST शायद साथ नहीं लग रहे हैं, तो उनको कैसे अपने साथ जुटाना है, इसलिए ये प्रोजेक्ट करेंगे। कल का आप अखबार देखिएगा या और चैनल अभी देखिएगा शाम को, उसमें प्रोजेक्ट किया जा रहा है शाम से ही
मैं खुद वो देख के आया हूं, उसमें वो एंकर खुद बोल रहे हैं, जो प्रो बीजेपी चैनल्स हैं वो एंकर खुद बोल रहे हैं कि देखिए ओबीसी चेहरे की एक नई शुरुआत की गई है, प्रधानमंत्री जी ने इतना शानदार खूबसूरत बनाया है। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, तो लेकिन ठीक है, अब इनका अपना मानना है, आगे चुनाव है, पर मैं नेहरा जी की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि हरियाणा के अंदर रतनलाल कटारिया जी के मुकाबले में अगर मैं सुनीता दुग्गल जी को अगर खड़े करता हूं, तो मेरे हिसाब से या किसी के भी हिसाब से आप वोटिंग करा लीजिएगा, कहीं पे वो बहुत भारी पड़ती हैं। पढ़ाई के हिसाब से, एज के हिसाब से भी, आप अगर यूथ की बात करते हो तो राजनीतिक अगर तौर पे हम कहें तो वो यंग ही मानी जाएंगी, तो वो उस कैबिनेट में फिट होती थी मेरे हिसाब से। और तीसरा जो मैं बोल रहा हूं वो भी पॉलिटिकल रीजन था, वो रीजन अगर ये विजेंद्र जी को लेके आते तो वो भी इनको पॉलिटिकल फायदा देता। अभी वो क्लियर हो गया, अभी नहीं, अगली बात और करता हूं। बड़ा स्मार्टली मैं ये मानता हूं उपेंद्र जी यहीं के, हमारे गुड़गांव के हैं, हमारे पड़ोस के हैं, लेकिन उनका कद इतना बड़ा हो चुका है आज के दिन वो नेशनल पॉलिटिक्स में कि उनको कुछ भी बनाते तो वो हरियाणा के नहीं कहलाएंगे। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। और अन्नपूर्णा जी जो हरियाणा की इंचार्ज हैं, उसके बारे में ये कैसे कह सकते हैं कि वो भी हरियाणा से जोड़ दे? ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे मोदी जी हर मंच पे जाके उसको बेनिफिट ले लेते हैं। कि चुनावी राज्यों में रेवड़िया देने का काम किया गया है, जिस तरह से वहां से जो कोटे निर्धारित किए गए और नाम निकलकर सामने आए हैं। मैं सभी के पास लौटूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मोदी कैबिनेट की नई टीम क्या कमाल करेगी और इस टीम को कहां कमाल के लिए चुना गया है, क्योंकि जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां के लिहाज से भी नाम तय किए गए हैं। तो आइए इस पर अब डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। नेहरा साहब, तंवर साहब ने ये सवाल भी आपसे पूछा था और मुझे लगता है कि सुखबीर तंवर को उनके सवाल का जवाब नहीं मिला कि चुनावी राज्यों में रेवड़ियां बांटने का काम किया गया है इस नए विस्तार में। देखिए अनामिका जी, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिस चीज से लाभ होगा वो काम हम करेंगे। हम राजनीतिक पार्टी है, लेकिन अनामिका जी सर ये बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी के साथ। मैं बिल्कुल अनामिका जी, देखिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ, कोई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। हम राजनीतिक दल है, राजनीतिक हिसाब से सोचेंगे, लेकिन इसके अलावा इसके देखिए अनामिका जी, इसका मतलब ये भी नहीं निकलना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति के कारण जो व्यक्ति की योग्यता है, जो उसकी काबिलियत है। अब एज फैक्टर भी एक बहुत बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों की 75+ एज है, उनको संगठन के काम में लगाने का निर्देश हमारा जो शीर्ष नेतृत्व उन्होंने तय किया, युवाओं को ज्यादा मौका देने का तय किया है। काबिलियत, योग्यता और उसके उम्र को हिसाब से देख करके सारी चीजों का ओवरऑल जो कैलकुलेशन है, और राजनीतिक पार्टी होने के नाते चुनावी गणित भी हमें बिठाना पड़ता है, वो सारी चीजों को करने के साथ में भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसीलिए आज देश के अंदर और ज्यादातर प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। अब इनेलो के जो मेरे साथी इस तरह की बात कर रहे हैं, वो तो 75 साल से अधिक उम्र के हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी, हमारे आदरणीय है, हम बहुत सम्मान करते हैं, उनको भी दोबारा से चुनाव लड़ाने की बात करें। ले दे के कोई नेता ही नहीं है उनके पास में। अब वो बार बार उनसे बयान दिलवा देते हैं बुजुर्ग आदमी से कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। सजा होके आई है, अभी 6 साल तक पाबंदी है, उसके बावजूद चुनाव आयोग में हलफनामा दायर करवा दिया बुजुर्ग आदमी से कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अरे भैया, और कोई नेता नहीं है क्या आपके पास में? जिस सीट से अभी अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया है, तो उनका उनके बाले में आपने डाल दिया, उनसे मैं जवाब अभय चौटाला जी को यकीन नहीं है क्या फिर से ऐलनाबाद से चुन के आऊंगा मैं? यूपी में चुनाव हो रहे हैं और वहां से ज्यादा नाम है मंत्री के कोटे के लिए, ठीक है, जिन्होंने शपथ भी लिया 7 मंत्री। तो ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा चांस था आपके पास कि वहां पर कैसे चीजों को दुरुस्त रखे और अपने पक्ष में हवा बनाए रखे, इसकी भी एक कोशिश की आप लोगों ने इन 7 नामों के साथ। अनामिका जी, मेरे से पूछा आपने? जी जी सर। अनामिका जी, देखिए मैं आपको वही चीज बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी बारीकी से कोई भी जब काम करते हैं मंत्रिमंडल के साथी उनके साथ में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी बारीकी से उसके काम का अध्ययन भी करते हैं, रिव्यू भी करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले टर्म के अंदर भी आपने देखा हो तो बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि जो परफॉर्मेंस करेगा, जो अच्छा काम करेगा, उसको कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो बाकी लोगों को मौका देते रहेंगे। बाकी लोगों को मौका दिया है, जो अच्छा काम करता रहेगा उसको मौका मिलता रहेगा, जो नहीं करेगा उसको संगठन में काम कराएंगे। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के विषय में, मैं आना चाहूंगा अनामिका जी कि कांग्रेस पार्टी के मेरे साथी अभी कह रहे थे, तो कांग्रेस की देखिए आपातकाल वाली मानसिकता आज भी, कांग्रेस चली गई है लेकिन आपातकाल वाली इनकी जो मानसिकता है वो आज भी बनी हुई है। अभी तक कांग्रेस पार्टी यही नहीं तय कर पा रही है कि कौन प्रवक्ता डिबेट में बैठेगा और कौन प्रवक्ता डिबेट में नहीं बैठेगा। यहाँ सरकारें बनाने की तो बात दूर है, ये लोग तो अभी यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन प्रवक्ता। आप देखिए दिक्कत क्या है,
अब ये तय नहीं कर पाते कि हुड्डा ग्रुप का प्रवक्ता डिबेट में जाएगा या शैलजा ग्रुप का प्रवक्ता डिबेट में जाएगा, यही नहीं तय कर पा रहे। अरे हरियाणा के अंदर, देश के अंदर आप सरकार तो जब बनाएंगे, आपका कोई नीति नहीं है, आपका कोई नेता नहीं है, आपके अंदर कोई सिस्टम है नहीं, सारा सिस्टम गड़बड़ पड़ा है, कोई संगठन नहीं है आपका, आपके ब्लॉक स्तर पे, आपके जिला स्तर पे संगठन नहीं है। अब देखिए अनामिका जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और इनकी जो शैलजा जी हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अगर तुलना करें, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पन्ना प्रमुख से लेकर के, बूथ अध्यक्ष से लेकर के, बूथ कमेटी से लेकर के, मंडल अध्यक्ष से लेकर के, मंडल कमेटी से लेकर के, जिला अध्यक्ष से लेकर के, जिला कार्यकारिणी से लेकर के, प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर के, हमारे 7 मोर्चे हैं, हमारे 12 प्रकोष्ठ हैं, हमारे 20 के आसपास विभाग हैं, इन सबके अध्यक्षों के साथ में इनकी कार्यकारिणी की भी रचना कर चुके हैं। और इनके अंदर आप देखिए, जिला अध्यक्षों की कोई रचना नहीं है, ब्लॉक अध्यक्षों की कोई रचना नहीं है। अरे अलग अलग गुट बने हुए हैं, कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है बेचारे, भूपेंद्र हुड्डा के गुट में है, शैलजा के गुट में है, रणदीप सुरजेवाला के गुट में है, या किसी और के गुट में है, कैप्टन अजय यादव वगैरह, इतने सारे गुट बने हुए, कैसे काम करेंगे। मैं तो आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के अच्छे जितने भी लोग हैं, जो युवा हैं, ऊर्जावान हैं और जो काम करना चाहते हैं देश के लिए, वो सब भारतीय जनता पार्टी में आके काम करें, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और डूबते हुए जहाज को पूरे देश के अंदर सब लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। भागम भाग मची पड़ी है। आपने एक फिल्म देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, उसमें मिल्खा सिंह इतने तेज नहीं दौड़े थे, आज जितने तेज कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि इनके अस्तबल में जबरदस्ती जो ये गधे को घोड़ा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, इनके अस्तबल में सिर्फ एक गधे को छोड़ के कोई घोड़ा बचने वाला नहीं है, क्योंकि युवाओं को मौका देते नहीं है। मेरे साथी जो बालमुकुंद जी हैं, ये बहुत काबिल और ईमानदार। अभी नहीं है एक्चुअली उनको ये डिबेट अपने हिसाब से चलानी थी, और ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ मेरी डिबेट कोई अपने हिसाब से चलाए। ऊपर से वो अपना अभिमान यहाँ पर सेटिस्फाई करना चाहते थे। हम किसी के अभिमान को यहाँ पर बिल्कुल भी वेलकम नहीं करते। कोई मुझे एंकरिंग सिखाए या डिबेट का संचालन सिखाए, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जो शिकायत अपने दफ्तर में करनी चाहिए थी कि कोई भी कैसे दफ्तर की तरफ से भेज दिया जा रहा है, वो कांग्रेस अगर यहां पर कर रही है, कांग्रेस को यही नहीं पता कि शिकायत कहां करनी है, तो वो डिबेट क्या करेगी। इसलिए अभी वो हमारे साथ नहीं है, देखा जाएगा। अनामिका जी, मैं यही कह रहा था कि यही बालमुकुंद शर्मा जी पहले एक चैनल की डिबेट में ये आपातकाल को ठीक बता रहे थे कि हमने आपातकाल संविधान के हिसाब से ठीक लगाया था। तो ये तो इतने सच्चे व्यक्ति है। उन्होंने राहुल गांधी का बयान शायद पढ़ा नहीं होगा कि वो खुद माफी मांग रहे थे आपातकाल के। इंदिरा जी भी माफी मांग चुकी हैं। इंदिरा जी भी माफी मांग चुकी हैं। नहीं है राहुल जी और इनके तमाम नेता, उनको वो जानकारी नहीं है, लेकिन मेहमान नवाजी उनके हिसाब से चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा अनामिका जी, जल्दी योगेश कौशिक जी ने जिस तरह से विश्लेषण किया, बहुत अच्छी तरीके से योगेश कौशिक जी ने विश्लेषण किया, लेकिन मैं योगेश जी को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, वो अपने हिसाब से योगेश जी चल रहे हैं। और बिल्कुल आपने सुनीता दुग्गल जी का जिस तरह से उनकी योग्यता के बारे में बताया, वो बहुत योग्य है और काबिल है। इसीलिए आपने बताया अभी शुरू में कि वो एमएलए का चुनाव जब उन्होंने लूज किया था, उसके बाद भी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव उनको लड़ाया। और इसी योग्यता को देखते हुए योगेश जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने उनको संगठन में प्रदेश में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। उपाध्यक्ष की बहुत अहम जिम्मेदारी है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जिम्मेदारी सुनीता दुग्गल जी को मिली है। तमाम चीजें हमारे सामने पहले से है नेहरा जी, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तभी तो ये उम्मीद हो रही थी कि उनको जगह मिल सकती है। आप लोगों की बीजेपी की जो खूबसूरती है संगठन की, या लोगों के मिलके काम करने की, या लोगों को प्रमोट करने की, वो बताने की जरूरत नहीं है। ये आपके अलावा मैं कई बार यहाँ पे ये बात कर चुका हूँ। और ये जो चुनाव की भी जो आपने मान ली है, ये बात भी मैं कह चुका हूँ, ये आपका अधिकार है, आपको करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। राजनीति नहीं, अभी मैं अगली बात कर रहा हूँ। यूपी के चुनाव को दिमाग में रखते हुए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपके पास अधिकार है, क्योंकि चुनाव लड़ना, अगर राजनीतिक दल है, आपको चुनाव लड़ना है। यूपी के अंदर एक्चुअली और भी प्रॉब्लम थी 2-4, उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी थी, जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, वो एडजस्ट नहीं हुई थी। 2 मिनट और रुकिए, तंवर साहब आ रही हैं। उनको एडजस्ट करना बहुत जरूरी हो गया था। उसके अलावा अभी जो चुनाव आने हैं, वैसे मेरा मानना ये है, शायद मेरी बात से सहमत होंगे नहीं होंगे नेहरा जी, वो तो वो जाने। जब चुनाव यूपी का होगा तो अंततः जो फैसला करने वाली जो लकीरें या जो मेन प्लेयर्स होंगे, वो मोदी जी और योगी जी होंगे यूपी के अंदर। पर फिर भी एक टीम तो पूरी तैयार करनी होती है ना, चाहे कोहली पूरा मैच जिताए, लेकिन देखो टीम में तो सारे प्लेयर चाहिए होते हैं, तो वो सारे प्लेयर इकट्ठा करके ये दिखाना है कि बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, सब कुछ है हमारे पास। बट अल्टीमेटली जो की प्लेयर्स होंगे, वो मोदी जी और योगी जी होंगे, वही डिसाइड करेंगे कि मैच वो जीतने वाले हैं या नहीं जीतने वाले हैं। ये तो यूपी का ये हाल है। तंवर साहब, अनामिका जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय डिबेट छोड़ के चले गए, वो छोड़ के नहीं गए, छोड़ के नहीं, इन्होंने हटाया उन्हें। हमने हटा दिया सर।
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये तो उन्होंने इस बात को चरितार्थ किया है। अपने पार्टी में करे ये सब। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे थे भूपेंद्र यादव जी जमालपुर के, निसंदेह मेरे पड़ोस के गांव के हैं, स्वागत है, लेकिन शायद मेरे भाई को ये नहीं पता कि भूपेंद्र यादव जी का हरियाणा की राजनीति से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। आज तक हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पे वो नहीं रहे। वो राजस्थान विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उन्होंने काम किया, राज्यसभा भी दूसरी बार भी राजस्थान से ही है। चलो खुश होने या हरियाणा प्रदेश के लोगों खुश चलने का कोई विषय नहीं है। वो हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे यहाँ से एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे हैं, लेकिन उनका हरियाणा की राजनीति से सरोकार नहीं है। निसंदेह राजस्थान में उनकी राजनीति रही है। चलो खैर, ये खुश हो जाएं। और अन्नपूर्णा का जो इन्होंने उदाहरण दी, तो ये होते रहे खुश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा अभी जो इन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग की जो बात करी थी, मैं मनमोहन सिंह जी उससे पहले अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करूं, ये बता दें कि उन्होंने कितने अनुसूचित जाति वर्ग के केंद्रीय मंत्री थे और आज कितने। अगर इनकी इतनी बढ़िया समझ है तो ये संख्या बता दें कि आज कैबिनेट के कितने मंत्री हैं अनुसूचित जाति वर्ग से और अतीत में कितने नहीं, तो मैं बता दूंगा। तो इस प्रकार की बातों से बरगलाना बंद करें कि माननीय मोदी जी ने अगर आज इन्होंने अच्छे लोगों को या इंटेलिजेंट लोगों को लिया, पुरानों को हटाया, इसका मतलब वो अयोग्य थे, उनको उस वक्त नहीं लेना चाहिए था। आज जिन लोगों को लिया है ये भी तो उसी वक्त चुन के आए थे जब नई कैबिनेट बनी थी या नया मंत्रिमंडल बना था। इसका मतलब उस वक्त असक्षम लोगों को लिया था। भाई राज्यसभा लोकसभा से जो भी लोग आए हैं वो, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अभी भी वही काम कर रही है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडवा जोड़ा। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की सरकार गिरा के ले आए, क्या साबित करना चाहते हैं? आप जिस प्रकार की राजनीति से देश में विभाजनकारी राजनीति जो कर रहे हैं, आने वाले वक्त में ये देश प्रदेश सब देख रहा है। और आपके जो हालात आपके होने वाले हैं और जो आज इस विस्तार से जो बात साबित हुई है, निसंदेह मोदी जी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले प्रधानमंत्री साबित हुए। कोरोना पे इस प्रकार की विफलता रही है, जिस प्रकार से अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री को हटा दिया, कानून मंत्री, इसका मतलब सब अयोग्य लोग थे। जवाब दें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, अयोग्य लोग क्यों कैबिनेट में थे? सर जवाब ले लेती हूँ, विजेंद्र नेहरा। देखिए अनामिका जी, सबसे पहले तो मेरे साथी, इन्हें लोगों की जो सोच है वो जाति पे आके रुक जाती है। ये जातिवादी लोग हैं, इनके डीएनए में जातिवाद है, इनके डीएनए में परिवारवाद है। ये अधिकार क्षेत्र समझते हैं कि जो चौटाला परिवार है। अरे भैया आपके बीच में नहीं बोला मैं, भैया आपके बीच में नहीं बोला मैं, आपको बीच में बोलने की बीमारी है। क्या बात है? आप अरे आप असभ्यता का परिचय देंगे? अरे तंवर साहब आपके बीच में मैं नहीं बोला। ऐसे लगता है कि आप, अरे भैया मैडम इनको बुलवा लीजिए पहले आप। बुलवाने क्या तंवर साहब तरीके से थोड़ा डिबेट में गंभीरता दिखाइए। आप ऐसा लगता है कि घूमने जा रहे थे और आके डिबेट में बैठ गए सीधे। इनको अनामिका जी एक एक करके। तंवर साहब रुक जाइए सर, आपने सवाल पूछा, मैंने उनको बीच में बोलने नहीं दिया, वो बोले भी नहीं। आप सुन लीजिए, फिर आ जाऊंगी आपके पास। तंवर साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए। मान लिया कि इनेलो पार्टी विलुप्त होने की कगार पे है, खत्म होने की कगार पे है, फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर। कैसी बातें कर रहे हैं सर? ओपी चौटाला के आने के बाद उधर जोश हाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओपी चौटाला के आने के बाद जोश हाई है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ गए थे बारी बारी से प्लीज पहले ही बात मुकुल जी ने बहुत समय खराब कर दिया है। प्लीज बारी बारी से अनामिका जी आप या तो इससे बुलवाइए। देखिए मेरी तो आदत है नहीं बीच में बोलने की। हाँ बोलिए, वो हो गए चुप, आप बोलिए बोलिए। अपने नंबर पे बोल नहीं पाते हैं। देखिए मैं यही कह रहा था तंवर साहब से कि तंवर साहब अगर आप चौटाला साहब को लेकर ढोल पीट रहे हैं तो चौटाला साहब गए कहाँ थे? वो 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में, वो सारे चुनाव में तो यहीं थे। आज देखिए मैडम, सुप्रीम तंवर आपने सवाल पूछा, अगर आपको जवाब नहीं चाहिए, केवल पूछने के लिए पूछा है, तो मैं कौशिक साहब के पास जाऊँ। अच्छी बात है ना, नेहरा जी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। आप अपनी बारी में बोलिए सर। दर्शकों को समझ में तो आए कि आप लोग बोल क्या रहे हैं, आप लोग कैसी उनकी बातें रख रहे हैं। रुक जाइए, जो कह रहे हैं आज मोदी जी को मैं नहीं सुनूंगी तंवर साहब, आप पहले सुनिए नेहरा जी को। मैं आ रही हूँ, आपकी बारी खत्म है, आवाज नीचे कीजिए। नेहरा जी बोलिए। अरे भैया तंवर साहब, जो आपको अच्छा लगे वो मधुर गीत गाऊं क्या मैं? आप सुन लीजिए चुपचाप, अपने नंबर पे बोलिए। आप क्यों बीच में इंटरप्ट करते हैं? अरे सुन लीजिए भैया, अरे मुझे क्या करना है ना, मुझे क्या बोलना है, क्या आपको तय करना है? सुन लीजिए,
मैं आपको ये कहना चाह रहा था तंवर साहब, अरे विषय नहीं है, चौटाला का आज विषय नहीं है। मैडम कैसी बात करते हैं? मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जवाब दें। आपको इतनी नफरत है चौटाला के नाम से? आप चौटाला का नाम सुनते गुस्सा हो जाते हैं, इतनी नफरत करते हैं चौटाला से? चौटाला की पार्टी मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, प्लीज। मैं फिर कह रही हूँ, बालमुकुंद जी ने बहुत समय खराब किया, आप लोग मत कीजिए, आप लोग मत कीजिए। मुझे मजबूरन एक का ऑडियो नीचे गिराना पड़ेगा और मैंने आज तक किसी डिबेट में किया नहीं है। प्लीज अनामिका जी, तंवर साहब रुक जाइए, आप तंवर साहब रुक जाइए आप, नहीं तो मैं फिर आपके पास दूसरी बार आ नहीं पाऊंगी सर, मैं आ नहीं पाऊंगी फिर। ये हमेशा बीच में बोलते हैं, मैं बहुत डिबेटों में इनके साथ रहा हूँ, संयम और धैर्य इनके अंदर है ही नहीं। मैं इनको इनके बीच में मैं बोला नहीं, आप सुन लीजिए, अपने नंबर पे बोलना नोट कर लीजिए मेरे पॉइंट। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। देखिए अनामिका जी, मैं ये बता रहा था, एक तो गंभीरता से थोड़ा डिबेट को लेना चाहिए। मेरे मित्र ऐसा लगता है कि घूमने फिरने गए थे, डिबेट में आगे बैठ गए। दूसरा, मैं इनको बताना चाहूंगा, ये बार बार चौटाला साहब का जिक्र करते हैं। 2004 का जब चुनाव हो रहा था तब भी वो प्रचार में थे, 2009 का जब चुनाव हो रहा था तब भी वो प्रचार में थे, 2014 का जब चुनाव हो रहा था तब भी वो प्रचार में थे, और 2019 का जब चुनाव हो रहा था अनामिका जी, उस समय भी वो चुनाव प्रचार में थे। तो चौटाला साहब हमेशा चुनाव प्रचार में रहे हैं, अब उनकी उम्र पूरी हो चुकी है और इसी कारण ये लोग बौखलाए हुए हैं। नेहरा जी, आप भी कहाँ चले गए चौटाला पुराण पर? आइए ना वापस, नई टीम पे आइए ना सर। अनामिका जी, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। अनामिका जी, मैं उसी इनकी जो सोच है, इनमें परिवारवाद, इनका भ्रष्टाचार, इनकी गुंडागर्दी और सर मोदी की नई टीम में 43 नए नाम हैं, आप उन पे आ जाइए प्लीज। हाँ अनामिका जी, देखिए वो जो नाम है हाँ। उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा अनामिका जी, जिस तरह से तंवर साहब ने आधी अधूरी खुशी मनाई, इन्होंने अभी भूपेंद्र यादव जी को शुभकामनाएं दी अपने। अरे सुनिए मैडम सुन तो लीजिए। इन्होंने अपने गांव के नजदीक का बताया भूपेंद्र यादव जी को और कहा कि बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने बताया एबीवीपी में काम किया है। एबीवीपी किसी और का संगठन है क्या भैया? वो हमारी विद्यार्थी इकाई है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और उन्होंने यहीं रहकर काम किया है, और वो हमारी अपनी इकाई है, उसमें काम किया है। वो हरियाणा की माटी में जन्मे हरियाणा के लाल है। आपको तो खुशी होनी चाहिए। आप भूपेंद्र यादव जी अगर आप केंद्र में बने हैं और वो केंद्र स्तर के नेता बने हैं, जैसे योगेश कौशिक जी ने भी बताया कि वो केंद्र स्तर के नेता बने हैं, तो हरियाणा के लिए खुशी की बात है। अगर हरियाणा प्रदेश को कहीं हमें जरूरत पड़ेगी मैडम, खुशी की बात और होती अगर रतन लाल कटारिया की जगह जैसे उनका इस्तीफा लिया गया नेहरा साहब, वैसे एक और नाम होता, वो थोड़ा वो ऐसा हो गया होता तो थोड़ी और खुशी मिलती हरियाणा के लिए। ये भी खुशी की बात होती है और यही खुशी चाहिए भी थी हरियाणा को। अनामिका जी, बहुत खुशी की बात है हरियाणा प्रदेश के लिए। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो एक मंत्री पद जाने के बाद आप जो नाम गिना रहे हैं वो एक सांत्वना पुरस्कार टाइप साउंड कर रहा है सर कौशिक साहब। नेहरा जी, आपको खुशी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी सुनीता दुग्गल जी के बनने पे। उसका रीजन बताता हूं, वो भी आप ही की तरह पहले प्रवक्ता थी एमएलए का चुनाव लड़ने से डिबेट किए हैं और मेरे साथ डिबेट में बैठी हैं वो। तो आपको ये एहसास होता कि एक प्रवक्ता जो है यहां पहुंच सकता है, इसलिए आपको मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं आज, इसमें कोई वो नहीं है। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि रतन लाल कटारिया जी को, हाँ, रतन लाल कटारिया जी की जगह वो मतलब मेरा अभी बिल्कुल अटूट मानना है कि वो बहुत बेहतर साबित होती। अगर पहले भी बनाया जाना था तो उन्हें ही बनाया जाना चाहिए था। अब ये कुछ एक चीजें हैं जो तंवर साहब ने डिरेल कर दिया या वो हमारी डिरेल होगी प्रोग्राम, हमें पूरा का पूरा डिस्कस करना चाहिए था। एक तो दो चार अभी जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि बिहार के अंदर की राजनीति ने भी थोड़ा सा समीकरण बदला है, जिसकी वजह से वो उनका जो ग्रुप टूट गया है, उस ग्रुप के टूटने के बाद जो पशुपति जी जो बने हैं मंत्री, उनको बनाना पड़ा है उन्हें। दूसरे जेडीयू को जो क्या नीतीश जी की जेडीयू है, तो जेडीयू को कोटा ज्यादा चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको बाहर करने के चक्कर में उसको भी अपने कोटे में इंक्लूड कर लिया था। एक्चुअली बातें तो ये करनी चाहिए थी तंवर साहब को, ये इनके पोल ये खोलते हैं। तीसरे बात करनी चाहिए थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कांग्रेस के नहीं हुए, राहुल की बगल में बैठ के कभी गलबैया करते थे। तंवर साहब शायद ये बात करते, लेकिन मुझे लगता है कहीं बीजेपी को भी पता है कि अगर एक बार चौटाला जी का नाम छेड़ दो तो फिर वो मुद्दे पे आएंगे ही नहीं। तो आज के दिन नेहरा जी खेल जाते हैं और तंवर साहब इसे समझ नहीं रहे। आप मुस्कुरा रहे नेहरा जी। नेहरा जी को तो नेहरा जी का तो टारगेट यही था कि चौटाला जी को उन्होंने कर दिया, वहीं पे बात को रोक दिया, घुमा दिया। क्या है कि एक वो जरूरत थी इनकी कि उनको एडजस्ट करना ही करना था, वो कमिटमेंट होते हैं अंदर से, वो था। अब और एक बात बताता हूं मैं, जो अभी उत्तराखंड के अंदर चुनाव होना है,
वहां पे भट्ट साहब को क्यों बनाया गया है? हाँ। वो इसलिए बनाया गया है कि वहां पे मुख्यमंत्री जो भी रिप्लेस हुए हैं वो सारे ठाकुर हैं। हाँ। और वहां पे 2 ही कॉम्बिनेशन है, ठाकुर और ब्राह्मणों का। हाँ। तो भट्ट साहब ब्राह्मण है, इसलिए वो बनाया गया। इसमें मैं फिर ये कह रहा हूं, इसको बुरा ना माने, ठीक है, आप राजनीतिक अपने इसे डबल मजबूती कहा जाना चाहिए, क्योंकि मैदानी और पहाड़ी इलाका तो अकेले मुख्यमंत्री जी साध रहे हैं वहां पे। अब आपको अगर राजनीतिक साधनी है, वहां चुनाव है और ये सब करना है तो करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरा मानना था कि तंवर साहब ने ये पूरा होमवर्क किया होता तो ये सारे के सारे नाम और भी गिनाते कि ये इसलिए लिया गया है, ये इसलिए लिया गया है। हमें हरियाणा में राणे महाराष्ट्र से, हाँ, नारायण राणे इसलिए लिए गए हैं कि वो अभी देखना, थोड़े से दिन रुको, अभी 2-3 महीना रुको, महाराष्ट्र का खेल शुरू होगा। क्योंकि बीजेपी, देखो बीजेपी अपना जो राजनीतिक मंच है, मुझे लगता है कि शुरू हो गया। वहां पे मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्म है। पहले शिवसेना में थे, आज ध्रुव विरोधी हैं, तो फायदा मिलने वाला है वहां। बीजेपी में और कांग्रेस में एक ही फर्क है, बीजेपी अपनी जगह पे किसी को भी स्टेप इन नहीं करने देना चाहती, ना करने देती है, बल्कि दूसरे में कदम रखती है। जैसे चाइना की आदत है, दूसरे के घर में एक कदम रख दो। लेकिन कांग्रेस जो है वो साइलेंट रह जाती है और वो नुकसान उसको हुआ है। और बीजेपी की एक और खूबसूरती है जो कि मान लेनी चाहिए, मेरे ख्याल में तंवर साहब को भी माननी चाहिए। पहली बार सर बीजेपी की तारीफें सुन रहे हैं। नहीं, तारीफ नहीं है, जो खूबसूरती है सो है। बीजेपी ने आप ईमानदारी से देखिए, जो कि हरियाणा में सेकंड पार्टी होती थी हमेशा, चौटाला जी की, उनको कहीं और बिठा के अब लीड जो ड्राइविंग सीट पे खुद बैठे हैं, और उनको जिनको अपने बगल में बिठाया है वो उनके अगले चुनाव में हाथ जोड़ेंगे जी। हमें सुखबीर तंवर बोलिए सर। देखिए अनामिका जी, जिस प्रकार से डिबेट हुई अब तक, जिस प्रकार से नेहरा साहब ने चौटाला साहब का जिक्र किया, क्या आज कोई ऐसा विषय था जिसमें चौटाला साहब का कोई जिक्र आना चाहिए था? चुप करा दिया ना, मेरे ख्याल से नहीं था। ठीक है ना। और ये देखिए, जो सर आप समझे नहीं, आप अभी भी उनके टारगेट को ही पूरा कर रहे हैं। उनके टारगेट में चले गए, अभी भी वो हंस रहे हैं आपकी बात सुन के। आप अभी भी टारगेट को ही पूरा कर रहे हैं सर। अनामिका जी मेरी बात सुनिए, मैंने जो प्रश्न उठाए उनका कोई जवाब तो है नहीं के पास। चौटाला साहब बहुत बड़ा नाम है, फिर क्या बात कर रहे हैं? नेहरा जी रुक जाइए प्लीज सर, बस कीजिए आप, बस कीजिए। दर्शक भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं क्या हो रहा है। रुक जाइए। जो आपसे सवाल पूछा था कि आप अपनी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है अनुसूचित वर्ग के, उसमें कितने मंत्री हैं, अतीत में कितने रहे? अगर आपको पता हो तो बता दो, निसंदेह आपको नहीं पता है। और भूपेंद्र यादव जी जिस प्रकार से आप बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई सच्ची बात नहीं है। भूपेंद्र यादव जी की राजनीति, आप लोग यहाँ पर एक दूसरे से सवाल पूछने, बहस करने आए हैं या मेरे नॉलेज का यहाँ पे टेस्ट करने आए हैं? एक एक नाम पर बहस करने को तैयार हूँ। तंवर साहब मेरे पास पूरी सूची है, मैं आपको बता सकता हूँ अगर समय देंगे तो आप। लेकिन आप बिना अध्ययन के आए हैं, बिना तैयारी के आए हैं आप। अरे सर सच में सुखबीर तंवर, मुझे लग रहा है आज आप होमवर्क करके नहीं आए, निराश कर दिया सर। बिना तैयारी के निराश कर दिया। अरे आपको तंवर साहब कहीं गए थे, आपको थोड़ी पता था डिबेट है आज। तंवर साहब एक चीज की तो कम से कम तारीफ कर दीजिए कि ये एक यूथ ब्रिगेड की टीम बनी है जो ये चैलेंज भी कर रहे हैं। 100 के पास पेट्रोल, अरे सर कहाँ आ गए आप पेट्रोल पे? मेरे पास पूरी सूची है तंवर साहब के लिए किस प्रकार के आप रख रहे हैं, ये देश और प्रदेश देख रहे हैं आप। अरे खत्म हो चुकी है, ले लो, खत्म हो चुकी है तंवर साहब, खत्म हो चुकी है आपकी पार्टी। बैठे हुए हैं 7 महीने से ज्यादा हो कहाँ सर पेट्रोल डीजल पे चले गए आप? समस्याओं का समाधान मंत्रिमंडल विस्तार पे बात कर रहे हैं। मंत्री की जिस प्रकार से विफलता रही है उसको देखते, और वाणिज्य के नाम पे जो कानून काले लाए आप उनको निष्ठ करते, उन पे तो चलिए ठीक है, मेरे पास केवल 1 मिनट है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, मैं जवाब चाहूंगी। विजेंद्र देरा, जिस प्रकार से कानून आपसे जवाब चाहूंगी। ठीक है तंवर साहब, हो गया, वाइड अप करना पड़ जाएगा। मुझे एक सवाल पूछ लेने दीजिए, अभी आप लोगों ने बहुत सवाल जवाब कर लिया। नेहरा जी, वर्क प्रोफाइल के नाम पर इस्तीफे ले लिए गए, नए लोगों ने शपथ भी ग्रहण कर लिया है, लेकिन इस्तीफों से 1 मिनट पहले तक आप में से किसी ने कभी भी नहीं कहा कि इस डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा है और हम नकेल कसेंगे, हो सकेगा तो इस्तीफा भी मांग लेंगे। कार्यों की समीक्षा 1 सेकंड में तो हुई नहीं होगी सर। अनामिका जी देखिए, काम की समीक्षा भी एक विषय है, और दूसरा मैंने आपको जो बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं युवाओं को ज्यादा मौका दिया है, और कहीं ना कहीं विशेषज्ञता के आधार पर इस बार मंत्रियों को मौका देने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। ठीक है, रुक जाइए युवाओं को मौका, रुक जाइए सर, रुक जाइए, मुझे कमांड वाइंड अप के लिए मिल रहा है। युवाओं को मौका दिया है, बहुत एजुकेटेड लोग हैं जिन नए चेहरों को आपने शामिल किया है अपने राज्यों में, उन्होंने काफी प्रशासनिक अनुभव भी लिए हुए हैं। हमने
एक एक नाम को बारीकी से पढ़ा है और ये देखा है कि आप कितने होमवर्क के साथ इस कैबिनेट विस्तार के साथ आए और ये वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि आप जिन नाम के साथ और जिन अनुभवी लोगों के साथ इस विस्तार में आए, नई टीम बनी, बहुत दूर तक की राजनीति सोचकर पीएम ने इन नामों का चयन किया है, मानेंगे आप? अनामिका जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैं भी अभी आपके चैनल को भी देख रहा था और मैं बाकी चैनलों को भी देख रहा था, जो राष्ट्रीय चैनल है, मैं देख रहा था सब लोग एक तरफ से, और जो योगेश कौशिक जी जैसे जो राजनीतिक विश्लेषक आज न्यूज चैनलों पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी चैनल पे हो, मैं सुबह से 10-12 चैनल देख चुका हूँ, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी बारीकी से ये काम किया है और देश को आगे ले जाने का काम किया। सबसे अच्छी बात तो ये कि आप लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हम राजनीतिज्ञ हैं, तो राजनीति के लिए क्यों ना सोचे और क्यों ना करें। कौशिक साहब खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। नहीं हो गया, नेहरा जी ने प्लीज, आपको सबसे ज्यादा समय दिया आज मैंने। हो गया सर, हो गया सर, वो लोग रोल कर देंगे, मुझे धन्यवाद करने का भी टाइम नहीं देंगे प्लीज सर। डांट पड़ रही है सर पीसीआर से, मुझे रुक जाइए। एक्चुअली क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स, नेहरा जी प्लीज सर, माफी चाहती हूँ सर, फिर जुड़ जाएंगे कल, फिर जुड़ जाएंगे कल सर, माफी चाहती हूँ। कौशिक साहब, मिशन 2024 का आगाज है क्या ये? बिल्कुल वो है। और उसके अलावा क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स आई थी ना अभी, चाहे कोरोना की हो, चाहे फाइनेंसिस की हो, जो भी क्राइसिस आए हैं इस दौरान, उनको वाश करने के लिए, उनका एक जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास या भाजपा सरकार के पास एक बहाना बन गया है अच्छा सा। और मुझे उम्मीद भी है जो यूथ ब्रिगेड आई है इनकी, क्योंकि राजनीति के हिसाब से इस एज ग्रुप को यूथ ही माना जाएगा, तो वो मुझे उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा करेंगे। तो भारत की राजनीति में इस तरह के एग्जाम्पल्स, ऐसे उदाहरण होने चाहिए, चाहे वो किसी भी सरकार में हो और किसी भी दल विशेष की तरफ से। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इससे। चलिए, बहुत उम्मीद है सर आपकी इस नई टीम से नेहरा जी, बहुत उम्मीद है, बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ इस डिबेट में हमें यही रुकना होगा। मोदी कैबिनेट की नई टीम आ गई है, नए जोश उमंग, नए उत्साह के साथ। क्या नया होगा ये देखेंगे, बताएंगे आपको भी। नमस्कार।